हेलो गाइस, वेलकम टू द हेवन ऑफ फिजिक्स चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूस ही है। जो पार्ट वन हमने देखा था फ्लूइड एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसका कंटिन्यूस वाला ही पार्ट है, पार्ट टू। वहां पे हमने लास्ट टाइम विस्कोसिटी क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है वो हमने पढ़ा, वहां तक पढ़ा था। और हमने बोला था कि न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आगे की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी पहले रिकअप कर लेते हैं कि विस्कोसिटी थी क्या। तो विस्कोसिटी क्या थी? रेजिस्टेंस बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, सिंपली बोलूं तो। ठीक है, फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो होती है विस्कोसिटी। एक दूसरे की लेयर जो है एक दूसरे को खींचती हैं कि तू आगे नहीं जाएगी मैं आगे जाऊंगी, वो काम जो है वो विस्कोसिटी। अब न्यूटन भाई साहब ने इसमें भी कुछ की, उसको क्या लगा कि हमको इसमें भी कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि न्यूटन भाई साहब कहीं का भी हमको छोड़ने वाले नहीं है। ठीक है, तो न्यूटन ने इधर भी यहाँ पे लॉ दे दिया खुद का विस्कोसिटी के अंदर। क्या लॉ दिया उसने? उसने बोला कि शियर स्ट्रेस जो है फ्लूइड एलिमेंट के ऊपर, फ्लूइड एलिमेंट लेयर के ऊपर, मतलब कोई भी लेयर है उसका अगर मैं एक एलिमेंट उठाऊं, छोटा सा इनफाइनाइट इनफिनिटेसिमल स्मॉल एलिमेंट उठाऊं, तो उसके अंदर का जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके शियर स्ट्रेन से। ठीक है, जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन, लेकिन कौन सा? शियर। ठीक है, शियर स्ट्रेस जो है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये ही उसकी स्टेटमेंट है लॉ की, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब क्या है? तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनल क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं विस्कोसिटी। ठीक है, ये जो टाउ जो है वो क्या है? शियर स्ट्रेस, हमको पता है पहले से ही, हमने पढ़ा हुआ है काफी बार। और डी यू बाई डी वाई ये है शियर स्ट्रेन। और इसकी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी की साइन को बताने के लिए हमने डाला है म्यू। अब ये म्यू क्या है? ये म्यू ही तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है भाई, और कुछ नहीं है। ये म्यू ही जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। और डी यू बाई डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी यू क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। और डी वाई क्या है? चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस, सेंट्रल डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है, सेंटर से डिस्टेंस कितना चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस जो है उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। और टाउ क्या है? शियर स्ट्रेस। ये क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई। और म्यू जो है वो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यही लॉ था उसका कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। ठीक है, आगे चलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है? तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब क्या? सिंपली डायनामिक विस्कोसिटी अप डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो। मतलब डायनामिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, मतलब म्यू अपॉन रो। और ये इसको क्या बोलते हैं? न्यू। ये वी नहीं है, वेलोसिटी का वी नहीं है, ये न्यू है, न्यू। जैसे इसको म्यू बोलते हैं, इसको न्यू बोलते हैं। ठीक है, तो न्यू इज इक्वल टू म्यू अपॉन रो। म्यू क्या है? डायनामिक विस्कोसिटी। और अपॉन रो करेंगे तो हमको मिल जाएगी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सिंपल ही है। ये नीचे दिए हुए हैं कि वी क्या है, म्यू क्या है और रो क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। और एक बात रह गई। ओके, एसआई यूनिट क्या होता है? इसका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब कैसे आया वो मैं आप पे छोड़ देता हूं। मैं खाली इतना बता रहा हूं कि म्यू का जो होता है वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर स्क्वायर। रो का होता है केजी पर मीटर क्यूब। अब मीटर स्क्वायर पर सेकंड कैसे आया वो आप खुद ही कर लीजिए, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, खुद ही कर लो, थोड़ा मजा आएगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग है, खुद ही कर लो। नहीं तो अगर नहीं पता चले तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर कैसे होता है? ठीक है, अगर विस्कोसिटी चेंज हो रही है, अगर विस्कोसिटी को चेंज करना है टेम्परेचर के साथ, तो क्या उसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं या नहीं, वो देखते हैं कैसे होते हैं। अब लिक्विड जो है, लिक्विड जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो लिक्विड के अंदर क्या होता है? कोहेशन भी होता है। लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस होंगे, कोहेसिव। ठीक है, लिक्विड के अंदर कोहेसिव फोर्सेस होंगे, खुद के और दूसरों को फोर्स लगेगा। आजू बाजू वाले मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से सब जगह से फोर्स लगेंगे भाई। ठीक है, और मोमेंटम भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके पास मोमेंटम भी है मॉलिक्यूल के पास, क्योंकि वो सॉलिड नहीं है कि भाई बैठा पड़ा है बॉन्ड बना के। ठीक है, उसके पास मोमेंटम भी है, चलने के लिए जगह भी है। तो कोहेशन तो है ही, लेकिन चलने के लिए भी जगह है। तो दो चीजें। तो इस वजह से होता क्या है? विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होती है। अगर लिक्विड है, लिक्विड है, ध्यान से सुनिएगा ये कंसेप्ट, इसके ऊपर रिसर्च करके वाला कंसेप्ट है ये।
और हमने रिसर्च करी हुई है इसके ऊपर से ही बता रहे हैं। मैं भी पहले काफ़ी कंफ्यूज था। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा तो लिक्विड के अंदर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। इसका एग्जांपल हम लें तो सिंपल एग्जांपल, ठीक है, इंजन के अंदर ऑयल होता है, हमको पता है इंजन के अंदर ऑयल होता है। उस ऑयल को चेंज करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि टाइम के साथ अगर ऑयल जो है वो टेम्परेचर, इंजन का टेम्परेचर बढ़ता बढ़ता है तो ऑयल जो है वो सिलेंडर वॉल पे जो चिपकने जाता है, चिपकता कब है, कब ज़्यादा देर चिपका रहेगा, जब तक उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। सिंपली हमने पहले ही बोला था कि हनी है, हनी हनी वो कभी जल्दी नहीं जो है वो गिरता है, बॉटल में से कभी हनी जल्दी नहीं गिरता है। तो वही है कि ऑयल की जितनी विस्कोसिटी ज़्यादा उतना फ्रिक्शन जो है वो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में कम होगा। ठीक है, अब जैसे जैसे ऑयल जो है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या करता है वो ऑयल, ऑयल जो है वो क्या बोलते हैं कि अपन का बहुत ही घाटा था, ठीक है, बहुत ही गहरा था, उसमें से पतला होता जाएगा, ऑयल जो है वो पतला होता जाएगा। ठीक है, तो उस वजह से क्या होगा, उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी, उसकी विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो यही है कि विस्कोसिटी जो है वो डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ साथ। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि टेम्परेचर को हम देखें, ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मतलब क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी इंक्लूड कर रहे हैं। अब वो एनर्जी जो है वो कोहेशन में ही चली जाएगी, उसकी टेम्परेचर की एनर्जी कहाँ जा रही है, कोहेशन को बढ़ाने में, कोहेसिव फोर्सेस को घटाने में। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस को घटाने में चली जाएगी। लिक्विड, लिक्विड के अंदर क्या होता है, कोहेशन भी है, याद रखिएगा, लिक्विड के अंदर कोहेशन भी है, तो उसको घटाने में ही उसकी एनर्जी चली जाएगी। और मोमेंटम क्या करेगा, बढ़ेगा, मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ रहा है लिक्विड के अंदर, और कोहेशन जो है वो घट रहा है। इस वजह से क्या होगा, घट रहा है बढ़ रहा है, तो क्या होगा, घट रहा है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यही होगा। ठीक है, विस्कोसिटी तो पॉजिटिव ही रहेगी, बड़ा क्या है ये प्लस, प्लस और माइनस छोटा है, बड़े की साइन प्लस की है, इसकी वजह से रहेगा माइनस ही, तो सॉरी रहेगा तो पॉजिटिव, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, लेकिन विस्कोसिटी कम होती है। कि सिंपल कंसेप्ट है कि लिक्विड के अंदर कोहेशन भी है, मोमेंटम भी है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कोहेशन के अंदर टेम्परेचर उसका यूज हो जाएगा, टेम्परेचर की जो एनर्जी थी वो हीट जो है वो कोहेशन को घटाने में लिए यूज हो जाएगी, और मोमेंटम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, एक बढ़ रहा है घट रहा है मतलब क्या होता है, ओवरऑल क्या हो जाएगा, वो विस्कोसिटी घटेगी। और दूसरी बात कि हमको पता है कि लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेशर बिकॉज इट इज कंसिडर एज इनकम्प्रेसिबल। अब गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में कोहेसिव फोर्सेस नहीं होते हैं, होते हैं लेकिन नेग्लेजिबल मान लेते हैं हम। गैसेस क्यों नेग्लेजिबल मानते हैं, क्योंकि गैसेस के बीच में रैंडम मोशन होता है, हमको पता है, हमने 8th 9th में ही पढ़ा हुआ है कि लिक्विड और गैसेस के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस ही यही है कि गैसेस में ज्यादा कोहेसिव फोर्सेस जो है वो, कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम होते हैं, कोहेसिव फोर्सेस ना के बराबर होते हैं। तो रहा क्या, मॉलिक्यूलर मोमेंटम। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो मॉलिक्यूलर मोमेंटम बढ़ता ही है, हमको पता है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोमेंटम क्या होता है, ज्यादा बढ़ेगा, उसको जगह मिल गई ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसको जगह मिल रही है कूदने की। ठीक है, हमको कैसे जगह मिलती है, कुछ कहीं पे हमको स्पेस मिल जाए तो हम अपनी जो है वो कलाकृतियां दिखाते हैं। ठीक है, अभी की हमारी जनरेशन ऐसी है, कहीं पे भी हमको स्पेस मिल जाए थोड़ा सा तो हम अपनी कलाकृति दिखाते हैं। तो यही है, ठीक है, कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको स्पेस मिल रही है, तो विस्कोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, क्योंकि मोलिकुलर मोमेंटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसके अंदर कोहेशन नहीं होता है, तो ये बढ़ेगा क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव ही है वैल्यू, नेगेटिव वाली वैल्यू तो है नहीं इसमें, वो तो जीरो है। ठीक है, और दूसरी बात कि विस्कोसिटी प्रेशर से भी बढ़ती है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगी। यहाँ पे क्या था, ये इनकम्प्रेसिबल था, तो इसके लिए तो कुछ मतलब ही नहीं है प्रेशर बढ़ाओ कितना भी, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है तो विस्कोसिटी इससे कुछ डिपेंड ही नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट है प्रेशर के। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, गैसेस के अंदर, गैसेस के अंदर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो भाई साहब विस्कोसिटी भी इंक्रीज होगी ही। ठीक है, क्योंकि आप उसको दबा रहे हो। ठीक है, कोई भी चीज है उसको हम दबाएंगे तो वो चलेगी कैसे भाई, फ्लो कैसे कर पाएगी। ठीक है, अगर आप जैसे हम जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स के नीचे दब जाते हैं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड नहीं है।
दब जाएंगे तो हम चलेंगे कैसे आगे? आगे नहीं चलेगा, फ्लो ही नहीं चलेगा जिंदगी का, लाइफ का फ्लो ही आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमको दबा दिया। प्रेशर मतलब क्या? दबाव। ठीक है, दब रहे हैं, प्रेशर है, दिमाग के ऊपर प्रेशर है तो आगे ही नहीं बढ़। यही है इसमें कि प्रेशर जितना इंक्रीज तो विस्कोसिटी इंक्रीज। समझ में आ गया? अब यही इसमें ग्राफ में बताया है भाई, ज्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी लगाई है वाई एक्सिस पे, और यहाँ पे टेम्परेचर है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है भाई साहब, लिक्विड की विस्कोसिटी घट रही है। लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, पहले ही हमने बात की थी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड की विस्कोसिटी घटेगी, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, बढ़ेगी। ठीक है, रेड लाइन जो है वो गैस है, गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, सिंपल है। अगर डाउट है तो आगे पूछ सकते हैं। अब फ्लूइड्स के भी टाइप है। पहला है आइडियल फ्लूइड, दूसरा है रियल फ्लूइड, तीसरा है न्यूटोनियन फ्लूइड, फिर आता है नॉन न्यूटोनियन, और फिर आता है आइडियल प्लास्टिक। कितने हुए? 5 प्रकार के, 5 टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। आइडियल, रियल, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन और आइडियल प्लास्टिक। डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं अपन। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है? न्यूटन फ्लूइड क्या है? जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन का लॉ क्या था? हमने पहले ही देखा था, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो वो न्यूटन फ्लूइड जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करता हो। तो नॉन न्यूटन क्या होगा? जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करता है, सीधी बात है भाई। ठीक है, दूसरी बात, रियल फ्लूइड क्या है? रियल फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी जो है, विस्कोसिटी विस्कोसिटी जिसके अंदर चेंज होती है। ठीक है, जिसके अंदर विस्कोसिटी या तो पैरामीटर्स जो है वो चेंज होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं रहते, तो वो रियल फ्लूइड है। और जिसके अंदर पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं, विस्कोसिटी जैसे पैरामीटर्स जो है कांस्टेंट रहते हैं, यानी कि विस्कोसिटी जो है उसके अंदर बहुत ही कम मात्रा में होती है, यहाँ तो उसको आइडियल, तो उसको क्या कहते हैं? आइडियल फ्लूइड, जिसके अंदर विस्कोसिटी जैसी जो प्रॉपर्टीज है वो कम होती है, विस्कोसिटी जिसमें कम होती है। और जिसमें विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज ये सब जो है वो चेंज होती हैं, यहाँ तो होती हैं, विस्कोसिटी प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उसको बोलेंगे रियल फ्लूइड। न्यूटन मतलब जो न्यूटन का लॉ फॉलो करता हो, न्यू न्यूटन जो फॉलो नहीं करता हो। आइडियल प्लास्टिक मतलब क्या होगा? आइडियल तो है ही, लेकिन प्लास्टिक है। प्लास्टिक का हमको पता था, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन चेंज होने के बाद उसका दूसरा स्वरूप जो है वो, फॉर्म जो है वो वही का वही रहेगा, इलास्टिक नहीं है वो, प्लास्टिक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखा हुआ है शियर थिनिंग, तो रेशियो ऑफ शियर से टू शियर थिन क्या होगा? डिक्रीज होगा। जैसे जैसे शियर स्ट्रेन बढ़ेगा तो रेशियो कम होता है। जैसे कि टूथपेस्ट है, जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेन बढ़ाएंगे, सॉरी जैसे जैसे हम शियर स्ट्रेन घटाएंगे तो शियर क्या होगा? थिनिंग होती जाएगी, थिन होती जाएगी, क्योंकि हम उसको दबा रहे हैं, दबा रहे हैं। ठीक है, थिकनिंग में क्या होगा? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी विद द शियर रेट। शियर थिकनिंग मतलब क्या? विस्कोसिटी इंक्रीज होगी विद द शियर रेट। जैसे कि जिप्सम वाटर मिक्सचर है, गैस ग्लास पार्टिकल इन वाटर है, वाटर के अंदर ग्लास पार्टिकल क्या करते हैं? शियर थिकनिंग, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिखा हुआ है? यहाँ पे शियर स्ट्रेस और यहाँ पे दिखा हुआ है शियर स्ट्रेन, यहाँ तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो भी बोलो। तो यहाँ पे देखो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या है? पहले से ही उसका शियर स्ट्रेस तो हुआ हुआ है। ठीक है, कुछ पहले मात्रा पे कांस्टेंट रहेगा, शुरुआत ही यहाँ से हुई है, पहले से प्लास्टिक से पे हमने लिया उसको, आइडियल प्लास्टिक से, फिर उसकी क्या प्रॉपर्टीज कांस्टेंट ही रही आइडियल। ठीक है, ठीक है, कुछ स्ट्रेस तक क्या हो रहा है, कुछ जैसे जैसे हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेन, ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन नहीं बढ़ रहा है कुछ। ठीक है, आइडियल ये है। फिर जो है वो बढ़ रहा है, तो वो रहे कांस्टेंट ही रहा है, लेकिन फिर बढ़ रहा है, तो ये आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या है? जितना भी शियर स्ट्रेस करो, शियर स्ट्रेस कितना भी है, उसको शियर वेलोसिटी ग्रेडियंट से फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट है आइडियल फ्लूइड के अंदर। आइडियल फ्लूइड के अंदर या तो आइडियल सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर क्या होता है? शियर स्ट्रेस कितना भी बढ़ा, वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं बढ़ेगा। इसकी वजह से तो विस्कोसिटी, सॉलिड के अंदर कहाँ हम गिनते हैं कभी, फ्लूइड के बारे में ही विस्कोसिटी की बात करते हैं।
सॉलिड के नहीं, क्योंकि सॉलिड जो है वो शियर स्ट्रेस कितना भी बड़ा हो वेलोसिटी ग्रेडियंट में बनेगा नहीं। अब नॉन न्यूटोनियन क्या आएगा? नॉन न्यूटोनियन ऐसा, ठीक है, क्योंकि वो न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं करता है। अब न्यूटन का लॉ फॉलो करता होगा तो जितनी जितनी विस्कोसिटी बढ़ाओ, जितनी जितनी स्ट्रेस बढ़ाओगे उतना उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, उतना उतना वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा। वो तो हमने पहले देखा, अगर एक बढ़ाया तो यहाँ पे एक बढ़ेगा, यहाँ पे दो बढ़ाया तो यहाँ पे दो बढ़ेगा, यहाँ पे तीन बढ़ाया तो तीन बढ़ेगा। क्यों? न्यूटन का लॉ ही वही है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। आइडियल फ्लूइड क्या करेगा? ये तो आइडियल सॉलिड था कि जितने भी स्ट्रेस बढ़ाओ वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं, वेलोसिटी ग्रेडियंट कांस्टेंट। अब आइडियल फ्लूइड उल्टा है। आइडियल फ्लूइड क्या करेगा? कितना भी स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो कांस्टेंट है, और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट जो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ता जाएगा फ्लूइड के अंदर, ये कांस्टेंट, और ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये चार प्रकार के हो गए। अब एप्लीकेशन क्या है भाई? विस्कोसिटी तो हमने पढ़ ली, पता चल गया भाई विस्कोसिटी क्या होती है। अब एप्लीकेशन क्या है इसके? ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरिंग फ्लूइड, जैसे कि पाइप के अंदर, टैंक के अंदर जो हमको स्टोर करना होता है, तो वहाँ पे विस्कोसिटी पैरामीटर्स कंसीडर किए जाते हैं। रोज कंस्ट्रक्शन के अंदर जो बिटुमेन यूज होता है, बिटुमेन, उसके लिए भी विस्कोसिटी कंसीडर किया जाता है। दूसरा सीवर लाइन, गटर की पाइपलाइन, उसके अंदर भी कोई भी पाइप है उसके अंदर भी जो है वो विस्कोसिटी बहुत ही मेजर रोल निभाती है भाई। फ्लो को बिहेवियर जान के ही हम बना सकते हैं पाइप का डिजाइन, विस्कोसिटी पैरामीटर को कंसीडर करके, कौन सा फ्लूइड जा रहा है उसके अंदर कौन सी विस्कोसिटी होगी, सीधी बात है। यहाँ तो ऑयल के और गैस के अंदर जो ड्रिलिंग होती है, ड्रिलिंग फॉर ऑयल एंड गैस, उसके अंदर भी सेंसिटिव विस्कोसिटी चाहिए। दूसरा, मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ द मशीन, और ऑटोमोबाइल की उसको जो परफॉर्मेंस मेंटेन करना है, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने पहले ही देखा, लुब्रिकेटिंग ऑयल की पहले ही बात की थी हमने, ठीक है, उसके अंदर विस्कोसिटी मेंटेन रखनी पड़ती है, इसके लिए तो बार बार ऑयल चेंज करना पड़ता है, ठीक है। आगे चलते हैं भाई, सरफेस टेंशन क्या होता है? अब व्हाट्स हैपनिंग हियर, यहाँ क्या हो रहा है भाई, ध्यान से देखिए, ये बग क्या कर रहा है? पानी के ऊपर चल रहा है। हमने बहुत बार देखा कि पानी के ऊपर चल रहे होते हैं ये बग्स, ये इंसेक्ट्स, या तो ये बोल सकते हैं ये जीव जंतु, बग्स जो है पानी के ऊपर चल रहे होते हैं। भाई कैसे चलते हैं पानी के ऊपर? हल्के इसके लिए, हल्के इसके लिए नहीं चलते, ठीक है, हल्के इसके लिए तो नहीं, हल्के तो है ही, लेकिन सरफेस टेंशन जो है वो उसके ऊपर काम करता है। अब सरफेस टेंशन क्या है भाई? सरफेस टेंशन ये है कि एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, फ्लूइड जो है वो एक्सटर्नल फोर्स लगाता है ऊपर की तरफ, और इस वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड की जो लेयर है, फ्लूइड की जो ऊपर सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन, रबड़ कैसे होता है? रबड़ जैसे हम खींचते हैं, ठीक है, रबड़ को खींचो तो वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, तो वही यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है, वही यहाँ पे यूज हो रहा है कि इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। ऊपर की लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर फ्लूइड की जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करेगी। डीट में पढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये फिगर है। अब फ्लूइड जो है, फ्लूइड का ये पूरा फ्लूइड है, उसके मॉलिक्यूल्स है 1 2 3 4 5 6 7, ये सब मॉलिक्यूल्स है। अंदर वाले मॉलिक्यूल को हम देखेंगे तो यहाँ से भी फोर्स लगेगा, यहाँ से भी फोर्स लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी लगेगा, यहाँ से भी, सब जगह से फोर्स लग रहा है, खुद का उसको खुद के, और दूसरे वाले भी उसको लगाएंगे, तो इस वजह से नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है, नेट फोर्स क्या है? जीरो। वो उधर भी लगा रहा है, वो उधर भी लगा रहा है, वो उधर और ये वो उधर, सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। मैं आपको फोर्स लगाऊं, आप मेरे को फोर्स लगाओ, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। ये तो अंदर वाले मॉलिक्यूल की बात हो गई ना। और कोहेसिव फोर्सेस हम होते हैं, वो हमने पहले विस्कोसिटी में ही पढ़ा था, तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस की वजह से क्या होगा, एक दूसरे को फोर्स तो लगाएंगे ही, ठीक है। तो सरफेस टेंशन क्या होता है? मेन काम ही कोहेसिव फोर्सेस का है। यहाँ पे सरफेस टेंशन के अंदर जितना कोहेसिव फोर्स ज्यादा, ठीक है, जितना कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा, उतना सरफेस टेंशन ज्यादा, ठीक है, उतना सरफेस टेंशन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जितना कोहेसिव फोर्स, अब मान लीजिए यहाँ पे ये फ्लूइड के इंटरफेरेंस पे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, सरफेस पे
मेन ऊपर ऊपर जो सरफेस पे मॉलिक्यूल पड़े हुए, तो यहाँ से नीचे से तो आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से मॉलिक्यूल उसको फोर्स लगेंगे, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से लगाएंगे, और कोहेसिव फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी हैं जो एक दूसरे के ऐसे ऐसे लग रहे हैं, ठीक है, जैसे एरो में दिखा हुआ है, लेकिन ऊपर से इसके पास कोई भी फोर्स नहीं है लगाने के लिए, ठीक है। ये जो फ्लूइड, ये मॉलिक्यूल जो है वो उसको ऊपर भी तो फोर्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे को लगा रहे थे, तो ये भी तो ऊपर लगाएगा, तो यहाँ पे उसको ऊपर लगाने वाला चाहिए, कुछ ऊपर फोर्स लगाने वाला चाहिए, जिस वजह से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे की जगह पे ही रहेंगे। तो नॉर्मल अगर जो देखते हैं हम, पानी पड़ा होता है, तो वो कैसे नॉर्मल पड़ा होता है, क्यों पड़ा होता है, ऊपर उसको कौन फोर्स लगाता है, एयर के मॉलिक्यूल्स उसको फोर्स लगा देते हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स उसको फोर्स लगा देते हैं सामने, तो ये स्टेबल रह जाते हैं। अगर एयर के मॉलिक्यूल्स ना लगाकर अगर मैं यहाँ पे बग रख दूं, अगर मैं एक इंसेक्ट रख दूं, तो इंसेक्ट क्या काम कर रहा है, वही काम को कर रहा है अभी जो हमने पहले देखा। इंसेक्ट क्या काम कर रहा है, वही तो काम कर रहा है, देखो, ठीक है, वही काम कर रहा है। ये ऊपर इसके फोर्स लगा दिया, खुद बैठ गया इसके ऊपर, तो उतना उसने फोर्स लगा दिया, इस वजह से क्या होगा कि सरफेस टेंशन की वजह से वो तैर रहा है ऊपर, यही कारण है कि वो तैरता है। तो सरफेस टेंशन क्या है, कोहेसिव फोर्सेस के कारण जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, ये पूरी लेयर जो है वो इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। आपने कभी भी देखना कि आप कभी हाथ डाल के देखना, पहले पानी के अंदर हाथ डालो, ठीक है, तो तभी तो पानी के मॉलिक्यूल जो है वो ऐसे हो जाएंगे स्प्लिट, मॉलिक्यूल जो है स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन वापस वो अपना वो फॉर्म ले लेते हैं, लेयर जो है वापस वैसी की वैसी हो जाती है, वो क्या है, इलास्टिक मेम्ब्रेन, इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, ठीक है। तो वही हमने कर दिया, जैसे इसमें लिखा हुआ है स्ट्रेच मेम्ब्रेन इफेक्ट जो है वो लग रहा होता है, यही सरफेस टेंशन है, आराम से समझिएगा, डो नॉट वरी। अगर और भी कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए। आगे बढ़ते हैं, सरफेस टेंशन, ठीक है, रिजल्ट किसके लिए होता है, और मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से पहले ही बात की थी, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो फोर्स कितना है, सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन का फोर्स सिग्मा एस इंटू एल, फोर्स, ये सरफेस टेंशन फोर्स न्यूटन में, सरफेस टेंशन और लेंथ, ये इसका फॉर्मूला हो गया। सरफेस टेंशन फोर्स कितना है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, तो हमको न्यूटन में मिल जाएगा फोर्स, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सरफेस टेंशन निकालते कैसे, एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लेते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब एस्टिमेट द डिफरेंस इन द प्रेशर, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड, एक बबल है, एयर का बबल, तो उसका एस्टिमेशन करना है कि आउटसाइड और इनसाइड के अंदर प्रेशर कितना है, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस बबल का, और एयर बबल का डायमीटर जो है वो है 0.3 mm, तो mm में उसको पहले मीटर में कर देंगे, तो रेडियस हमको क्या मिल जाएगी, इसका आधा 0.3 का, 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है, कन्वर्जन तो आना चाहिए इतना। फिर क्या है, प्रेशर हमको पता है, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बबल का, एयर बबल का सरफेस टेंशन निकालने का फॉर्मूला है P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R, P इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन R, और दूसरा गामा इंटू H, गामा इंटू H। अब सिग्मा जो है वो हमको ये दिया हुआ है 0.073 न्यूटन पर मीटर, तो हम क्या करेंगे, इसमें सिग्मा इसमें डाल देंगे, सिग्मा जो है वो इसमें वैल्यू डाल देंगे, और आर की वैल्यू जो है इसमें डाल देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, पी, प्रेशर मिल जाएगा, ठीक है। हमको निकलना क्या था, प्रेशर, तो गामा क्या है, गामा क्या है, रो जी एच, गामा क्या है, विस्कोसिटी, सॉरी डेंसिटी, गामा क्या है, डेंसिटी, ठीक है, हमको फॉर्मूला पता है, वेट डेंसिटी क्या होती है, रोजी, वेट डेंसिटी क्या है, रोजी, तो यही तो है, P इक्वल टू रो जी एच, हमको फॉर्मूला पता है प्रेशर का, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू रो जी एच, तो रो जी क्या है, गामा, ठीक है, हमने पहले आगे प्रॉपर्टी में देखा था वेट डेंसिटी की, तो P इक्वल टू गामा एच, तो पहले P निकाल दिया, P निकाला तो हमको क्या चाहिए, डिफरेंस इन प्रेशर, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो ये यहाँ से H इक्वल टू P अपॉन गामा कर दिया भाई, गामा को इधर जाने दिया, H की वैल्यू हमको मिल जाएगी,
और प्रेशर यहाँ से मिल गया, क्या आया 974 पास्कल अपॉन ये रखेंगे न्यूटन में, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। अब गामा कहाँ से मिलेगा, वाटर का गामा ये होता है 9506। अगर आपको गूगल में सर्च करना है तो देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर पर 0.1 मीटर ऑफ वाटर, ये हमको मिल गया डिफरेंस इन प्रेशर, डिफरेंस इन प्रेशर। अब एप्लीकेशन क्या है सरफेस टेंशन, तो हमने देखा हुआ है तो वाटर स्लाइडर कैन वॉट वाटर, ये रहा वाटर स्पाइडर क्या है, वो वाटर के ऊपर चलता है, ठीक है। तो ये जो है वो उसका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब दूसरा क्या लिखा हुआ है, सम टेंट आर मेड इम्प्लीएबल ऑफ द रेन बट दे वर नॉट इम्प्लीएबल, बट इफ वाटर इज प्लेस्ड ऑन इट then the water does not pass through the fine small pores of the tent cover, ठीक है। पहले टेंट बनाए जाते थे, अब टेंट जो है वो हवा पानी में तो चलेंगे नहीं, टेंट क्या करेंगे पानी में तो चलेंगे नहीं, तो क्या किया, तो छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स बना लिए, तो वाटर जो है वो डज नॉट पास थ्रू द फाइन स्मॉल पोर्स, वाटर जो है उसके ऊपर पास नहीं हो पाएगा स्मॉल पोर्स के ऊपर, बस एज यू टच द कवर व्हाइल द वाटर इज ऑन इट यू ब्रेक द सरफेस टेंशन एंड वाटर पासेस थ्रू। जैसे हम टच करेंगे, अभी टेंट कैसे बन रहे होते हैं कि पानी ऊपर पड़ा होता है लेकिन पानी अंदर आता नहीं है, ठीक है, रेन के टाइम पे ये स्मॉल पोर्स बने हुए हैं, और जैसे ही हम उसको टच करेंगे तो हमने सरफेस टेंशन की लेयर तोड़ दी, जैसे स्पाइडर ने की थी, स्पाइडर ने क्या किया था, सरफेस टेंशन की लेयर बनी हुई थी लेकिन ये क्या कर रहा है, उसको खुद को बैठना है इसके लिए उसने तोड़ दिया, थोड़ी थोड़ी देर के लिए सरफेस टेंशन की लेयर तोड़ दी, देखो ये दिख रहा है सरफेस टेंशन की लेयर थोड़ी देर के लिए तोड़ दी है, वो इलास्टिक है तो अपना शेप तो ले ही लेगी, ठीक है, तो तोड़ देने का काम हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम ब्रेक कर रहे हैं सरफेस टेंशन को, जैसे ही हम कवर को टच करेंगे तो सरफेस टेंशन की लेयर ब्रेक हो जाएगी, वो वाटर जो अंदर आ जाएगा, पहले पड़ा था, ठीक है, यही टेंट के अंदर। अब कैपिलरी एक्शन क्या होता है, हमने कभी देखा है, हमने कभी बहुत बार सुना होगा कि वाटर जो है हम डालते नीचे हैं रूट में, रूट में जो है वो झाड़ के ऊपर पानी डालते हैं, ठीक है, रूट के अंदर, हम ऊपर जाके नहीं डालते, ठीक है, ऊपर वाली ब्रांचेस पे नहीं डालते, हम कहाँ पे डालते हैं, रूट्स पे डालते हैं। तो वो पानी ऊपर कैसे जा रहा है, ट्रीज में, प्लांट्स में पानी ऊपर कैसे जा रहा है, हमने देखा है कभी, हाईएस्ट लीव तक पहुंचा कैसे, ग्राउंड से उधर तक, ठीक है। पेपर टॉवल जो है, पेपर टॉवल वो स्पिल्स कैसे सोख लेते हैं, कैसे सोख लेते हैं, लिक्विड वैक्स है टू द टिप ऑफ द कैंडल, वो जलती कैसे है, जल के वैसे कैसे आ जाती है, I much liquid on the space shuttle can be moved to prevent them from recording light containers। ये एग्जांपल किसके हैं, सब जने, सब एग्जांपल कौन से, पानी वाला, वाटर वाला, झाड़ वाला, कैपिलरी एक्शन काम करता है, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन क्या है, द मूवमेंट ऑफ द लिक्विड अप थ्रू अ थिन ट्यूब, ठीक है, अप एंड डाउन, राइज और फॉल लिक्विड का ट्यूब के अंदर, थिन ट्यूब अगर हम करें तो राइज और फॉल जो है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। किसकी वजह से होता है ये, एडिशन और कोहेशन, एक तो खुद के कोहेशन की वजह से, खुद के कोहेसिव फोर्स की वजह से, खुद को मॉलिक्यूल्स जो जिनों के बीच में होता है वो, दूसरा एडेसिव फोर्सेस, एक दूसरे के, एडेसिव फोर्स मतलब क्या, एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब कैपिलरी रिएक्शन क्या है, रिजल्ट ऑफ द एडिशन एंड कोहेशन, लिक्विड जो मटेरियल को एडेड कर लेगा तो वो क्यों क्या करेगा, ड्रॉन इनसाइड, तो नीचे जाएगा, वो फॉल होता जाएगा क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडेसिव फोर्सेस से कम है, ठीक है, उसके कोहेसिव फोर्सेस जो है वो एडेसिव फोर्सेस से कम है, एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो वो क्या करेंगे, ट्यूब की वॉल पे ही जो है वो टच रहेंगे तो उसके साथ साथ नीचे चलते जाएंगे, ठीक है। तो cohesive force between the molecule of the क्या है, will connect the molecule that are in the direct contact with the phase inside of the tube, इनसाइड पे कनेक्ट कर देंगे, जैसे हमने बोला वाटर के कभी की ट्यूब टप पड़ा है आपके पास, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, कभी भी ट्यूब अंदर डालना तो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, वो ऊपर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, राइज होगा, ठीक है, राइज होता जाता है पानी के अंदर, ये क्या है, सुडो वेटलेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, वेटलेस, वेटलेस इन्वायरमेंट है, कंटेनर के अंदर यही होता है, कंटेनर लो उसके अंदर ऐसे पानी हम डुबोते हैं, ठीक है,
तो क्या होता है, वो पानी ऊपर जाता जाता है, ऊपर जाता जाता है, वो क्या है, कैपिलरी एक्शन। ठीक है, देखिए ये मेरे पास कंटेनर है, उसके अंदर ट्यूब डाली, तो क्या हो रहा है, पानी जो है वो भरता जा रहा है इसके अंदर। कैपिलरी एक्शन क्या है, एबिलिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो इन द नैरो स्पेसेस। ठीक है, विदाउट द असिस्टेंट ऑफ एंड इन द पोजीशन ऑफ द ग्रेविटी। विदाउट द असिस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, यहाँ तो फिर अपोजिशन टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या नीचे खींचती है, ये कैपिलरी एक्शन क्या ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमको पता है ग्रेविटी नीचे खींचती है, तो पानी ऊपर कैसे गया भाई, ट्रीज के अंदर, कैपिलरी एक्शन की वजह से। ठीक है, क्योंकि ट्यूब्स की तरह वहां पे क्या है, ब्रांचेस है छोटी छोटी, रूट्स जो है वो, उसकी वजह से क्या होता है, ये ऐसे ऐसे पानी ऊपर चलता जाता है, जैसे इसमें जा रहा है। ये इसमें बहुत ही बड़ी दिख रही है आपको, लेकिन ये बहुत ही थिन ट्यूब होती है, 3 mm की, 2 mm की, ऐसी ऐसी ट्यूब होती है, जो उसके अंदर डालेंगे तो ऐसे ऐसे पानी बढ़ता है। लेकिन ये किसके कंसिडर में होगा, वाटर के अंदर ये होगा। कि मर्क्यूरी के अंदर क्या होगा, हम जैसे ट्यूब डालेंगे तो मर्क्यूरी के अंदर लेवल कम हो रहा है। देखो इसका जनरल लेवल क्या था ये, लेकिन ट्यूब का लेवल कितना हो रहा है, कम। यहाँ पे क्या हो रहा था, जनरल लेवल ये था, तो ट्यूब का लेवल बढ़ रहा है ना, यहाँ पे तो लेवल कम हो गया। क्यों, क्योंकि एडेसिव फोर्सेस जो है वो उसके अंदर ज्यादा है कोहेसिव फोर्सेस के मुकाबले। कोहेसिव फोर्सेस जो है वो कम है वाटर के अंदर, इस वजह से विस्कोसिटी कम है, पहले ही हमने देखा था। ठीक है, कोहेसिव फोर्सेस जो है वो उसके अंदर है, और एडेसिव फोर्सेस, तो ये क्या है, एडेसिव फोर्सेस क्या करती है, वो उसके साथ ट्यूब्स के साथ जो है वो एडेसिव फोर्सेस डोमिनेट, यहाँ पे क्या करता है, एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स ट्यूब्स के साथ चिपक जाएगा और पानी जो है ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है, तो ये नीचे चढ़ता जाएगा। कोहेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो मर्क्यूरी खुद के साथ ही रहना है, उसको उसको ट्यूब के साथ नहीं रहना। ठीक है, उसको खुद के फैमिली के साथ ही रहना है, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे नीचे। ठीक है, डिफरेंस क्या है एडेसिव और कोहेसिव, हमने पहले ही बात की। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अनलाइक चार्ज इन द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोहेशन है ना एडेशन। अब कोहेशन क्या है, क्लिकिंग टुगेदर, एटम्स जो है वो खुद के एटम्स एटम्स में जो हो रहा है। ठीक है, एवर वंडर रेन जो है वो जब गिरती है, रेन फॉल्स इन ड्रॉप्स रेदर देन इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग मॉलिक्यूल बन के नहीं गिर रही है, वो रेन के ड्रॉप्स बन के गिरते हैं। ठीक है, अलग अलग कोई मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों, कोहेशन, कोहेशन फोर्सेस, मॉलिक्यूल जो एक दूसरे को पकड़े रखे हुए, उन दोनों के उन सब में अट्रैक्शन होता है, वो अट्रैक्शन एटम्स एटम के बीच में खुद खुद में जो अट्रैक्शन है उसको बोलते हैं कोहेशन। अब एडिशन इज द क्लिंकिंग ऑफ एटम टू द डिफरेंट टू सब्सटेंसेस। ठीक है, दो सब्सटेंस के अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, उसको बोलते हैं एडेसिव। अब एडेसिव टेप जो है उनको पता है वो क्या करती है, एडेसिव टेप, हम टेप यूज करते हैं, कभी भी कुछ चिपकाना होता है तो टेप यूज करते हो। टेप क्यों चिपक जाती है भाई, उसके पास ऐसा क्या है जो चिपकती है, तो दूसरे सरफेस क्यों चिपक जाते हैं, एडेसिव प्रॉपर्टीज की वजह से। ठीक है, हम गम को एडेसिव बोलते हैं, फेविकोल है उसको एडेसिव बोलते हैं, क्यों, वो एडेसिव ही है। मतलब उसके एटम्स जो है उसके पास ऐसी एबिलिटी है, वो दूसरे एटम के साथ अट्रैक्ट हो, अट्रैक्ट, चिपकती नहीं है, तो देसी भाषा में बोल रहा हूँ, चिपकती मतलब अट्रैक्ट होती है, इस वजह से ही ये हो पाता है। तो डिफरेंस क्या है, एडेसिव जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरे मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन, और एडेसिव जो कोहेसिव क्या है, खुद के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो हो जाएगा कोहेसिव। अब कैपिलरी इफेक्ट किस तरीके से होता है, तो ध्यान से देखिए, ये रहा कैपिलरी इफेक्ट। वाटर जब राइज हो रहा था तब इस तरीके से एंगल बन रहा था, तो एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, इस तरीके से जो कर्व बन रहा था उसका एंगल कितना है, थीटा, उसको क्या 2 पाई आर सिग्मा, ये पाई आर स्क्वायर एच। हाइट है कैपिलरी हाइट ऑफ कैपिलरी राइज। ठीक है, एच क्या है, हाइट। फिर ये सरफेस टेंशन, क्यू जो है वो है वेटिंग एंगल, जी है स्पेसिफिक वेट, आर जो है वो रेडियस ऑफ ट्यूब। अगर ट्यूब क्लीन है तो क्यू जो है वो जीरो होता है वाटर के लिए, अगर ट्यूब पूरी की पूरी क्लीन है, अगर कोई भी उसके पास दूसरी फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ये जो कर्व आपको दिख रहा है वो इतना भी नहीं दिखेगा, वो सिंपली लाइन ही होगी, सिंपल लाइन, जैसे ये है, ऐसी सिंपल लाइन ही होगी। ठीक है, तो जीरो लेते हैं क्यू, तो ये क्या हुआ, एफ सिग्मा
-W = 0। ठीक है, तो W को इस बाजू जाने दो, तो ये क्या होगा 2πr सिग्मा cos थीटा = πr² h गामा। अब πr² h क्या है, वॉल्यूम है, गामा क्या है, रो जी, तो रो जी इंटू वॉल्यूम क्या होता है, वेट। रो जी मतलब क्या, वेट, और उसको वॉल्यूम के साथ इंटू करो तो क्या हमको मिल जाएगा, वेट मिल जाएगा ना। ठीक है, कैसे वेट मिला, तो रो जी इंटू हम कर रहे हैं वॉल्यूम, तो डेंसिटी क्या, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, ये वॉल्यूम और वो वॉल्यूम कट जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, एम जी। एम जी क्या है, वही तो वेट है। और एफ कितना होता है, 2πr सिग्मा कॉस थीटा, ये जो एंगल है उसको कॉस के साथ करते हैं, ये यहाँ पे थीटा बना रहा है, तो उसकी सामने वाली साइड क्या हुई, कॉस, सॉरी सामने वाली साइड क्या हुई, साइन। तो ये बाजू वाली जो साइड है, जो मेन जो इसके साथ एंगल बना रही है, ये बाजू वाली साइड मतलब ये कैपिलरी के साथ जो लाइन इंक्लाइंड है, पैरेलल है, तो वो क्या हो जाएगी, cos थीटा। तो 2πr मतलब सर्कमफरेंस सिग्मा cos थीटा, सिग्मा मतलब क्या है, सरफेस टेंशन, सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन। तो अगर हमको कैपिलरी राइज कितनी हुई वो चाहिए, तो h, तो πr² गामा को नीचे जाने देने का, हमको क्या मिल जाएगा, 2 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा r, r कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे r² था और यहाँ पे r था, तो नीचे r हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा 2 सिग्मा cos थीटा अपॉन गामा r। अब एप्लीकेशन कहाँ है, कहाँ का एप्लीकेशन होता है भाई, तो थर्मोमीटर के अंदर यूज होता है, मर्क्यूरी हमको पता है, थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी यूज होता है, जहाँ पे वो ऑटोमेटिकली राइज होता है जब वो कांटेक्ट में आता है हायर टेम्परेचर के बाद, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मर्क्यूरी जो वो ऑटोमेटिकली राइज होता जाता है। तो कैपिलरी एक्शन जो है कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन वेसल टू वन अदर। कैपिलरी एक्शन किसके लिए होता है, अगर एक फ्लूइड को दूसरे फ्लूइड में डालना है तो वो कैपिलरी एक्शन के मदद से कर सकते हैं। अब वेपर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, वेपर प्रेशर बढ़ता है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। ठीक है, ये रहा प्रेशर, ये रहा टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर बढ़ेगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या होगा, वाटर जो है वो 100 डिग्री पे बॉईल हो जाता है, हमको पता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, अगर नॉर्मल ये टेम्परेचर जो है हमारे रूम का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो उसके ऊपर वाटर 100 डिग्री पे होता है बर्न, वो हमको पता है। ठीक है, अगर वाटर को लोअर टेम्परेचर पे ला जाता है तो प्रेशर लोअर हो जाता है। ठीक है, वाटर कैन बॉईल एट लोअर टेम्परेचर, अगर प्रेशर लो हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर अगर 100 डिग्री लग रहा है, तो अगर मैं प्रेशर कम कर दूं तो हम वाटर को कम टेम्परेचर पे जो है वो बॉईल कर सकते हैं, मतलब कम टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो जाएगा। तो क्या होगा, जो लिक्विड का एक्चुअल प्रेशर था उससे वेपर प्रेशर ज्यादा, वो ज्यादा हो गया, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो बॉईल हो जाएगा, लिक्विड का जो एक्चुअल प्रेशर था उससे वेपर प्रेशर ज्यादा हो गया, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, वाटर बॉईल होना चालू कर देगा। हाँ, तो वो लिक्विड जो है वो बॉईल होना चालू कर देगा, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो कम हो गया, टेम्परेचर लोअर हो गया, सॉरी प्रेशर लोअर हो गया। अगर प्रेशर हम लिक्विड का खुद का लो हो जाता है तो कम टेम्परेचर पे हम उसको जो है वो बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, ये वेपर प्रेशर, तो उसको ही वेपर प्रेशर बोलते हैं। जब टेम्परेचर कम टेम्परेचर पे जो है वो वेपर बन जाए, वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, कम टेम्परेचर पे। अब कम टेम्परेचर कैसे होगा, तो वो होगा अपन के कम प्रेशर के कारण, जितना प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर की कम जरूरत पड़ेगी, कम टेम्परेचर पे जो है हम वाटर को जल्दी से बॉईल कर पाएंगे। हो सकता है कि अगर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम टेम्परेचर पे रखा, लिक्विड का एक्चुअल प्रेशर जो है उससे कम पे रखा, तो क्या होगा, वाटर जो है वो 100 डिग्री के बदले हो सकता है कि वो 20 डिग्री सेल्सियस पे ही जो है वो बॉईल हो जाए, 20 डिग्री पे ही कब बॉईल हो जाए, क्यों, हमने प्रेशर ही कम कर दिया।
उसका अगर प्रेशर कम कर दिया तो वाटर जो है वो 100 डिग्री के बदले 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे भी बॉयल हो सकता है। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब कैविटेशन क्या है, वेपर बबल्स जो बनते हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर, अगर फ्लूइड जो है वो पाइप के अंदर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड जो है पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, तो वहां पे वेपर बबल्स बनेंगे। अब वेपर बबल कैसे बनेंगे, जब प्रेशर लिक्विड का वेपर प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर से उसका लिक्विड का प्रेशर कम हो जाए, तो क्या हो जाएगा, वो बबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पहले ही बात की यहाँ पे वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, ये वेपर प्रेशर कैसे जनरेट होता है, कम प्रेशर पे जो है वो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो गया, प्रेशर फुल हो गया लिक्विड का, प्रेशर कम हो गया तो क्या होगा, बबल बनना हो जाएगा, वाटर जो था वो बबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर जो है बॉईल होना चालू कर दिया तो बबल बन जाएंगे। तो जो लिक्विड के बबल्स बने उसके द्वारा क्या होगा, कोलैप्स करेगा हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो फ्लो होते होते जब बबल्स बन जाएंगे हाई प्रेशर पे कोलैप्स करेगा, तो अगर बेंड या तो एल्बो आया या तो एंगल पे, अगर एंगल पे टर्न हुआ, अगर एंगल पे टर्न हुआ तो क्या होगा कि ये वेपर बबल्स जो है उसके कोलैप्स करेंगे, वेपर बबल्स जो है उसके ऊपर टच होंगे, उसके ऊपर अथड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा कि हैमरिंग इफेक्ट देंगे, एक आवाज आएगा थप करके, ठीक है, थड़ाम करके एक आवाज आएगा, तो उसको ही हम बोलते हैं कैविटेशन। ठीक है, कैविटीज बन जाती है, उस धड़ाम के कारण क्या होगा, ये इस तरीके से कैविटीज बन जाएगी और पाइप्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कैविटेशन का फिनोमिना, ये पाइप्स के अंदर होता है, बड़े बड़े पाइप्स जो होते हैं जैसे नर्मदा के कैनाल्स हैं उसके अंदर जो है वो ये सब चीजें होती हैं, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ता है, कैविटेशन को, वेपर प्रेशर को भी कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम नया चैप्टर उठाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।